हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। करेंगे लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या लिखा है, अ प्लम बॉब इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन कंपार्टमेंट। ठीक है, प्लम बॉब मतलब सिंपल एक रस्सी है, उसके नीचे बॉब टंगा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ द ट्रेन मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ए अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक, the string supporting the bob makes an angle of tan inverse of a by g with the normal to the ceiling। इस लाइन तक का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रेन कंपार्टमेंट है अपने पास, ये अपना ट्रेन हो गया। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है कि एक बॉब है, एक रस्सी है और उसके नीचे क्या है, एक बॉब है, ये। ठीक है, अब बोला है नॉर्मल टू द सीलिंग। नॉर्मल टू सीलिंग मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब अपने को पता है कि अगर ट्रेन ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने में क्या आता है, ये आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय जी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है, वो आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। और किसी को नहीं भी पता है तो जान लो भाई कि ये एंगल कैसे आएगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक mg फोर्स लगता है, पता है अपने को। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि ट्रेन चल रही तो एक सूडो फोर्स लगा देंगे, ट्रेन के फ्रेम में बैठे हैं तो। ठीक है, तो ma फोर्स पीछे लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, इस थीटा एंगल पे। और इस थीटा एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ a बाय जी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अपने को इससे मतलब नहीं है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ट्रेन ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो जो बॉब है और जो उस पर रस्सी है, वो रस्सी सीलिंग के नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा एंगल यानी कि tan इनवर्स ऑफ a बाय जी का एंगल बनाती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है कि सपोज द ट्रेन मूव्स ऑन एन इंक्लाइन स्ट्रेट ट्रैक विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ द इंक्लाइन इज tan इनवर्स ऑफ a बाय जी, द स्ट्रिंग मेक्स द सेम एंगल विद द नॉर्मल टू द सीलिंग। इसका क्या मतलब है समझते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देखेंगे। बोला है कि इस बार जो ट्रेन है वो सीधी ट्रैक पे ना जाके कुछ इंक्लाइन एंगल पे जा रही है। ठीक है, तो ट्रेन का कंपार्टमेंट कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा कंपार्टमेंट। ठीक है, और बोला ये है कि जो इंक्लिनेशन है इस इंक्लाइन प्लेन का वो थीटा ही है, थीटा इन द सेंस tan इनवर्स ऑफ a बाय जी, ये एंगल है, सेम एंगल है। तो अब चूंकि ये जो अपना ट्रेन कंपार्टमेंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो क्या होएगा, कोई सीडो फोर्स वगैरह लगेगा नहीं ट्रेन के फ्रेम में भी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक सीधी रस्सी बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रेन अगर चुपचाप जा रही है, चुपचाप इन द सेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो बॉब है वो सीधा लटके रहेगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में, जो स्ट्रिंग है वो सीधी लटकी रहेगी वर्टिकल पोजीशन में। तो ये केस हो गया अपना सेकंड केस। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री से थोड़ा बहुत दिमाग का काम करोगे तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या हुई, नॉर्मल टू द सीलिंग हो गई। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, ये थीटा ही बनेगा। कैसे थीटा बनेगा सुनना, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। ये वाली लाइन अगर बनाऊँगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान से देखो भाई, ये लाइन
और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है ना। तो थीटा इन द सेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय जी, ठीक है। तो ये सेकंड केस है, इसको केस बी बोल लेता हूँ और ये केस ए बोल लेता हूँ। तो पहले तो ये दोनों केस को अपन समझ गए, ठीक है। अब अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे क्या लिखा हुआ है, कैन अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट टेल बाय लुकिंग एट द प्लम लाइन whether the train is accelerated on a horizontal straight track or it is going on an incline। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्वेश्चन है उसका ये मतलब है कि क्या कोई पर्सन जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इस सीन को देख के बता सकता है, यानी कि इस पेंडुलम को देख के बता सकता है, इसको और इसको। क्या ये इंसान सिर्फ देख के बता सकता है कि ट्रेन सीधी जा रही है और एक्सेलरेशन वाला केस है, या फिर ट्रेन इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है? क्या ये बताना संभव है? यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर स्ट्रेट नो है। क्यों नो है इसका आंसर? भैया देख के कैसे बताओगे? देख के आप नहीं बता सकते कि कोई सूडो फोर्स इन द सेंस कोई रस्सी में कोई टेंशन में कुछ चेंजेस है या नहीं, आप कुछ नहीं बता सकते। भाई स्ट्रिंग सेम एंगल बना रही है नॉर्मल से, सीलिंग से जो नॉर्मल है, ये वाली जो मेरी लाइन है नॉर्मल, दोनों ही केस में ये नॉर्मल है ना, और फर्स्ट केस में ये नॉर्मल है। जब दोनों ही केस में नॉर्मल से एंगल सेम बन रहा है तो कैसे बता सकते हो देख के कि आप कौन से केस में हो, केस ए में हो या फिर केस बी में हो? तो नहीं, नो। फर्स्ट पार्ट का आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? नो है, ठीक है। अब बोला है कि इफ़ यस, तो यस का तो सवाल ही नहीं है ना, तो यस को तो छोड़ दो। आगे पूछा है कि इफ़ यस हाउ, तो इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। आगे क्या पूछा है, इफ़ नो सजेस्ट अ मेथड टू डू सो। तो भाई इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं आपको 2 बताऊंगा, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक काम आप ये कर सकते हो कि इस रस्सी में टेंशन नाप सकते हो, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन नापने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनके कुछ टेक्निकल नेम्स होते हैं, ठीक है, उसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो उस न्यूटन मीटर की मदद से आप इन दोनों रस्सी में टेंशन नाप सकते हो, ठीक है। और जब टेंशन नापोगे तो अपने को पता है कि इस केस में, केस बी में टेंशन सिंपली कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्यों mg हो जाएगा? क्योंकि इस बॉब पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। अब चूंकि बॉब इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो टेंशन भी कितना लगेगा, mg लगेगा। जबकि इस केस में अपन बात करेंगे ट्रेन के फ्रेम में, तो यहाँ पर एक लग रहा है ma स्यूडो फोर्स, यहाँ पर लग रहा है mg। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होएगा, m इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो अब चूंकि ट्रेन के फ्रेम में ये बॉब इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पर टेंशन भी कितना लगेगा, इसके बराबर लगेगा। तो ऑब्वियसली केस 1 में टेंशन ज़्यादा है और केस 2 में टेंशन कम है, ठीक है। तो टेंशन नाप के आप बता सकते हो कि आप केस 1 पे हो या फिर केस 2 पे हो। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सुनना। अपन क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस आदमी ने केस 1 में एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ड्रॉप करेगा अगर पार्टिकल, अब ध्यान देना भाई, ये पार्टिकल, ये ट्रेन कहाँ है, ए से जा रही है, ट्रेन में बैठा है पार्टिकल, आदमी। तो इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma, ठीक है ना भाई। अब और नीचे की तरफ भी क्या लगेगा, mg लगेगा। यानी कि इसका पाथ कैसा होएगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। जबकि अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो इसका पाथ दिख रहा है ना, इस तरीके का होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी कि इस स्ट्रिंग के पैरेलल, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल को ड्रॉप करता हूँ, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना होएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो टाइम लाइन की कैलकुलेशन करके वो एक्सेलरेशन निकाल लेगा, और एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। जबकि इस केस में कैसे गिरेगा वो, भाई अब यहाँ तो कोई स्यूडो फोर्स है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन में गिरेगा।
अभी भी स्ट्रिंग के पैरेलल है, लेकिन जब वो एक्सेलरेशन नापेगा तो इस बार एक्सेलरेशन सिंपली g आएगा, ठीक है ना भाई। वो टाइम डिस्टेंस की कैलकुलेशन करके s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सब लगा के क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन निकाल सकता है, ठीक है ना। उसको फिर वो हाई फाई इंस्ट्रूमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन g आएगा, जबकि पहले केस में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं ये डिस्टिंग्विश करने के कि आप केस ए में हो या फिर केस बी में हो, ठीक है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल श्योर है कि सिर्फ देख के ये नहीं बताया जा सकता कि आप केस ए में हो या फिर केस बी में हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इनफैक्ट बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। और वैसे भी एस सी वर्मा के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनफैक्ट इन क्वेश्चंस को तो तब अटेम्प्ट करना चाहिए जब आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि तब इसकी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जब अपन डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। या एटलीस्ट अगर आप पहले कर रहे हैं तो एक बार पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आखिरी में भी फिर से ज़रूर करिए, ठीक है ना, अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में। बहुत अच्छी फीलिंग डेवलप होती है फिजिक्स की, ठीक है। तो ये बात थी। तो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो, सो बाय बाय एंड थैंक यू।